ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक बार चश्मा लग गया वो कभी उतर नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी क्यों चश्मा लगाता। जिन लोगों की आंखें ठीक होती है वो फिर भी चश्मा लगा लेते हैं जी। कि हम स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है तो लगा लेते हैं। साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन और आपकी आंखों के बीच में एक कोई लेयर है जो कि पर्दा है, आपको बचा रहा है। कि रोने से आंखों की सफाई होती है। सही है या नहीं? आंसू कई लोग अपना टेस्ट करते हैं तो किसी का आंसू नमकीन होता है, किसी का मीठा होता है, किसी का कोई टेस्ट नहीं होता। तो सनग्लासेस सेफ है कि नहीं? सन को डायरेक्टली गेज नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट है वो डायरेक्टली देखने से होता है। इसका क्या असर पड़ता है हमारी आंखों का, जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है? ब्लू लाइट तो हर जगह है। क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ है या नहीं है? एक लिमिट तक कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ हैं। चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस आप क्या बोलेंगे? सेफेस्ट चश्मा। सर्जरीज कराने के बाद लोगों के मन में एक और सवाल रहता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? तब आपका आज अगर लेजर हुआ आपको रात तक ही बहुत अच्छा दिखेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। ओह नाइस। लोग कहते हैं कि आंख पे जलन हो रही है, खुजली, हाँ। इचिंग कुछ भी हो रही है तो गुलाब जल लगा लो, आंखें एकदम ठंडी हो जाएंगी। तो आपकी आंख में वो कैसे रिएक्ट करेगी उसका हमें 100% कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, उनका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? ओनली वीडियो कॉल, बट नो कार्टून्स, नो स्क्रीन टाइम लेस देन 18 मंथ्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एक है रूल ऑफ 20, मतलब हर 20 मिनट जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। 20-20-20 लिवर का टेस्ट करा लिया, हार्ट का टेस्ट करा लिया, किडनी टेस्ट करा लिया, यूरिन टेस्ट करा लिया, आंखों को लोग भूल जाते हैं। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है या आपका बीपी हाई रहता है तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपनी आंखों का आप चेकअप। क्या ड्रॉप्स यूज करना इस तरह से सही है? जी, जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं तो वो आंखों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हम अक्सर अपनी आंखों को बड़ा ही नजरअंदाज करते हैं। हालांकि इंडियन सिनेमा में आपने देखा होगा कि गानों में आंखों का जिक्र बड़ा किया जाता है कि आंखों में देखकर प्यार हो रहा है, आंखों में की जो गहराई है उसमें कोई डूब सकता है, तमाम तरह की चीजें। हालांकि रियल लाइफ में आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है जिसे हम मोस्टली नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कई बार आंखों में खुजली होना, आंखें ड्राई हो जाना, रैशेज होना, खुजली होना, धुंधला दिखाई देना, इस तरह की चीजें। लेकिन ये जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं ना, जब हम इन्हें मिस करते जाते हैं तो आगे चलकर ये बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेते हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी है डॉक्टर रिकेदा लाल मैम। आपका इस हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। इतने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम आज सबसे ये बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी आई केयर कैसे कर सकते हैं, आई चेकअप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है, आंखों से रिलेटेड जो आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको सही करने के लिए हम किस तरह की क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। तो मैम सबसे पहले आपकी आंखें इतनी ज्यादा सुंदर हैं। लोग मतलब चाहते हैं कि काश हमारी आंखें ऐसी हो। मतलब तो पहले आप प्लीज बताइए कि इतनी सुंदर आंखों की आप केयर कैसे करती हैं? थैंक यू। तो सभी की आंखें मुझे तो बहुत ही सुंदर लगती है क्योंकि हमारा काम आंखों को देखना है। तो आंखों की केयर बहुत सिंपल है एक्चुअली, ज्यादा हाई मेंटेनेंस ऑर्गन नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका चश्मा है तो अपना चश्मा लगाएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस यूज करें ताकि आपकी आईज सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहें। और जो कुछ चीज़ें हमें करनी ज़रूरी हैं वो ये है कि डाइट का ध्यान रखना है। हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है डिपेंडिंग ऑन कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है। अगर आपको शुगर है तो अपनी शुगर का ध्यान रखें क्योंकि शुगर से भी आईज में इफेक्ट आता है। और कोई भी ऐसी दवाई ओवर द काउंटर ड्रॉप्स यूज ना करें जो कि आपकी आंख के लिए हानिकारक हो सकती हैं। कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ या ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं तो उनको अवॉइड करें। और बाकी यही सिंपल चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका पॉस्चर ठीक रहे और आपकी जो लाइट है वो एडिक्वेट रहे। बहुत ज़्यादा डिम या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे नहीं पड़े, तो वो सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। बिल्कुल। तो मैम ने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है कि वो अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखती है। आप लोग भी प्लीज इसको ट्राई करिए। मैम आपने चश्मे की बात की कि अगर जिसे चश्मा लगा है उसे चश्मा लगा करके रखना है जी। ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक बार चश्मा लग गया वो कभी उतर नहीं सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है?
तो देखिए, ज़्यादातर ये बात सच है कि अगर आपको एक बार चश्मे का नंबर आ जाता है, तो अनलाइकली है कि वो बिल्कुल अपने आप नेचुरली खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपने वीडियोज़ देखे होंगे कि आप ये करिए, ऐसी एक्सरसाइज़ हाँ, करिए या गाजर खाइए या ऐसा कुछ करिए और चश्मा नंबर निकल हट जाएगा। जाएगा नेचुरल तरीके से। पर आप अगर ऐसे सोचें इसको लॉजिकली, अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी क्यों चश्मा लगाता? डॉक्टर्स क्यों चश्मा लगाएँगे अगर हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा होता जिससे हम राइट। चश्मा हटा सकते। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे बच्चों में प्लस नंबर अगर है, मतलब उनको पास का ठीक से नहीं दिखता, दूर का अच्छा दिखता है, तो प्लस नंबर्स एज के साथ नेचुरली अपने आप कम होते हैं। ओके। तो हम कई बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखिए आपके बच्चे का प्लस नंबर है, तो हो सकता है धीरे-धीरे करके ये अपने आप जो है थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए। हुँ, या अगर आपका प्लस नंबर है, आप ओल्ड एज ग्रुप में है, मान लीजिए 60 के आसपास आपकी एज है, आपको जब कैटरैक्ट आना शुरू होता है, तो उससे माइनस नंबर इंड्यूस होता है, तो वो हुँ, प्लस नंबर कम हो सकता है। बट द श्योर शॉर्ट वे कि आपका नंबर हट जाए, जब आपका नंबर स्टेबल है, अगर आप अडल्ट हैं, मान लीजिए आपकी एज से 20 से 60 के बीच में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मोर और लेस आपका नंबर स्टेबल रहता है। ओके। और जो सबसे इफेक्टिव वे है वो चश्मे का नंबर हटाने का, वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है या चश्मा हटाने वाले जो ऑपरेशंस हैं, जो आजकल बहुत ही एडवांस्ड हो गए राइट। हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड एब्सोल्युटली पेनलेस। सो दैट इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे कि आपका नंबर हट सकता है। ओके। तो जैसे हम यहाँ चश्मे की नंबर्स की बात कर रहे थे, आपने बीच में भी बात की कि बच्चों में भी आजकल चश्मा लग रहा है, तो ऐसा जी, क्यों हो रहा है? इंडिया में आजकल ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं कि जी, बचपन से ही चश्मा लगना शुरू हो जा रहा है जी, बच्चों में? ऐसा जी, क्या प्रॉब्लम आ गया है? जी, तो एक्चुअली हम इसको मायोपिया पैंडेमिक कह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इतना ज़्यादा चश्मे का नंबर माइनस वाला, जिसमें राइट, दूर की नज़र ठीक नहीं नहीं दिखती दिखती। है, वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मायोपिया कहते हैं। मतलब जो इंडिया में जो स्टडीज़ हैं, उसमें देखा गया है कि 0.8% पर ईयर से इंक्रीज़ हो रहा है कि जितने ओके। पेशेंट्स को, जितने बच्चों को 5 से 15 साल के बच्चों में जिनमें माइनस नंबर आ रहा है, तो ये बढ़ भी रहा है। तो 0.8 तो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है। ज़्यादा है अगर आप देखें। तो उसमें उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटी बहुत लिमिट हो गई है। राइट, अगर आप आजकल आप बच्चों को देखें, पहले बच्चे खेलने जाते थे बाहर बाहर। धूप में, पार्क्स में, और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुँ, थी। अब आजकल बच्चे स्क्रीन्स पे ज़्यादा हैं या इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, रिलेटिवली इतना बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं है, स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। तो ये एक मेजर रीज़न है जो कि पाया गया है, काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि आपकी जो सनलाइट एक्सपोज़र है, वो एक्चुअली आइज़ के लिए प्रोटेक्टिव है, माइनस नंबर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है बच्चों में। ओके। अगर आपका इंडोर ज़्यादा काम है, मतलब अगर आप इंडोर्स बैठे हैं या आपका सिस्टम पे काम ज़्यादा है, नियर वर्क ज़्यादा है, तो इट इज़ मोर लाइकली कि आगे जाके आपका माइनस नंबर आएगा। आएगा। बाकी कुछ जेनेटिक्स का रोल है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डाइट का रोल है, बट मेनली दिस इज द कॉन्सेप्ट, और इसकी वजह से, और ये वर्ल्ड ओवर शिफ्ट हो रहा है हुँ। कि हम आउटडोर से ज्यादा इंडोर्स अपने स्क्रीन पे ज्यादा हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि क्यों माइनस नंबर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ चले गए। जा रहे तो हैं। जी, आपने मैम यहाँ पर कहा कि बाहर लोग नहीं जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई जी, हैं, जैसे सन का एक्सपोज़र नहीं मिल रहा जी, है। तो यहाँ पर एक और टर्म है सनग्लासेस, तो फिर राइट। हम उसे क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, सनलाइट इन जनरल प्रोटेक्टिव है आईज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप यूवी लाइट को बहुत टाइम तक देखते रहेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके। सनलाइट का इन जनरल आईज के ऊपर एक डेवलपमेंट पे अच्छा इफेक्ट आता है, हुँ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सन में बाहर या यूवी लाइट में एक्सपोज्ड हैं बहुत ज्यादा, जैसे हुँ, कुछ वर्कर्स होते हैं जो मैनुअल लेबरर्स हैं, या फिशरमैन आप देखेंगे जिनमें बहुत ज्यादा सनलाइट फोकस होती है, फ़ोकस। तो उनका क्या है कि अगर आप यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ऐसा नहीं है कि वो सनग्लासेस पूरी ही लाइट हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सनलाइट का अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन यूजुअली जो सनग्लासेस होते हैं वो यूवी लाइट ब्लॉकिंग सनग्लासेस आते हैं, तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं सनलाइट के, उसको कम करते हैं, जैसे कि रेटिनल डीजेनरेशन की प्रॉब्लम सनलाइट से एसोसिएटेड है। अगर आपका बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, हुँ, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, टेरिजियम या नखूना कहते हैं जो कि एक मास चढ़ सकता है, तो ये कुछ यूवी लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट, अगर आप पूरा दिन बाहर बाहर सनलाइट में रहते है, हैं। तो वो उन पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा टाइम बाहर बाहर। रहना चाहिए, और अगर आप सनग्लासेस लगाते हैं तो भी पूरी लाइट वो ब्लॉक नहीं होती है, आपको बेनिफिशियल इफेक्ट
फिर भी मिल रहा है सनलाइट का। तो सनग्लासेस सेफ है कि नहीं है? सनग्लासेस बिल्कुल सेफ हैं, ऐसा नहीं है कि सनग्लासेस नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत ब्राइट यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, जहां पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सनग्लासेस आर एक्चुअली गुड फॉर द आईज, बिकॉज आपको ये सब जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के, उससे बचाते हैं। ओके। मैम, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि स्क्रीन टाइम आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी मतलब आउटडोर एक्टिविटीज भी कम हो गई है। मोस्टली हमारा टाइम फोन, लैपटॉप, या अगर कोई काम कर रहा होता है तो 9 घंटे की शिफ्ट है तो 9 घंटे तो स्क्रीन देखना ही है। तो इसका क्या असर पड़ता है हमारी आंखों का, जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है उसका? तो देखिए, ऐसा है, अगर हम इस बात को लॉजिकली सोचें, ब्लू लाइट तो हर जगह है, सनशाइन में भी है, सनलाइट के अंदर भी ब्लू लाइट है, बल्कि ज्यादा ही है स्क्रीन से। तो क्या होता है कि अगर हम दिन में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वैसे भी ब्लू लाइट का एक्सपोजर है ही, लेकिन स्क्रीन से एक तो हम शाम को अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम पे काम कर रहे हैं तो एक तो आपकी स्लीप रिदम इफेक्ट होती है, जो स्लीप उससे इफेक्ट होती है, क्योंकि ब्लू लाइट आपको रात को दिख रही है जब योर सिस्टम नीड्स टू काम डाउन और आपको चाहिए कि आपको नींद अच्छी आए। और दूसरा, उससे स्ट्रेन पड़ सकता है अगर आप ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं जैसे स्क्रीन्स का, तो उससे फिर आपकी आईज पे जो है स्ट्रेन पड़ सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, वाटरिंग हो सकती है, आई फटीग हो सकता है। ये सारी चीजें, आपको थकान, ऐसा महसूस होना कि सर में दर्द हो रहा है, आंखें बहुत ज्यादा थक गई हैं, इस टाइप की फीलिंग आ सकती है। कुछ लोगों को वाटरिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ये भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में, अगर आपकी बिल्कुल ही फटीग हो गई, आपको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड टाइम है। तो इसके लिए कुछ सिंपल चीजें हम कर सकते हैं जो कि विल कीप योर आईज हेल्दी, स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। एक है रूल ऑफ 20, मतलब हर 20 मिनट जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। 20-20-20 सो 20 मिनट, 20 सेकंड, 20 फीट, तो बस। तो आप दूर देखें, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक विंडो है, तो आप विंडो से बाहर देखें कुछ टाइम के लिए, एवरी 20-30 मिनट्स एटलीस्ट। उससे क्या होता है, आपकी मसल फटीग नहीं होता है। आप कॉन्स्टेंटली अगर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी मसल्स धीरे धीरे टायर्ड हो जाती हैं, जो आई की मसल्स हैं, तो उससे रिलैक्सेशन मिलती है आईज को, थोड़ा सा फोकस आपका फिर से रिगेन होता है, आपको स्पैज्म नहीं होता है मसल्स का। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो कि हमें करना चाहिए अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। फिर हम कहते हैं पामिंग एक्सरसाइजेस, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप अपने पाम्स रब करें, थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, और बस आराम से, दबाना नहीं है, अपनी आंख के ऊपर रखें, तो यू विल फील लिटिल रिलैक्स, लिटिल सूद योर आईज, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर कोई विंडो खुली है तो उससे रिफ्लेक्शन पड़ेगा स्क्रीन में, फिर आपकी आईज में पड़ेगा, या कोई ट्यूब लाइट बहुत ज्यादा अगर स्क्रीन पे फोकस हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आईज में पड़ेगा, तो उससे फिर आपको अनकंफर्टेबल ग्लेयर वाली फीलिंग आएगी। तो वो चीजें अवॉइड करनी है, अपना पोस्चर अच्छा रखना है। बाकी अगर आपका चश्मे का नंबर है, चश्मा पहनिए, नंबर ठीक से चेक करवाइए। और ये हम कुछ केसेस में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, क्योंकि ड्राइनेस भी इंड्यूस होती है स्क्रीन से, तो हम लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं जी, विच आर लाइक जस्ट अ सप्लीमेंट ऑफ नेचुरल टीयर्स, जिससे कि आपकी आईज में ड्राइनेस नहीं हो। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं। अगर कंप्यूटर यूज आजकल सभी का ज्यादा ही रहता है तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल मैम, आपने यहाँ पे आई चेकअप्स की बात की, तो उस बारे में लोग यूजुअली मेडिकल हेल्थ चेकअप्स तो कराते ही हैं हर साल। लिवर का टेस्ट करा लिया, हार्ट का टेस्ट करा लिया, किडनी टेस्ट करा लिया, यूरिन टेस्ट करा लिया, आंखों को लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज उन्हें बताइए कि आई चेकअप्स कितने जरूरी है, कितने टाइम पर कराना चाहिए, और कोई ऐसा एज ग्रुप है या कोई स्पेसिफिक आई टेस्ट है जो हमें कराते रहना चाहिए? देखिए, एक तो हम बच्चों से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो यंग एज ग्रुप है हमारी, उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई चेकअप है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्री स्कूल आई चेकअप। मतलब 3 से 4 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो उसकी आईज चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा चश्मे का नंबर निकल सकता है, बच्चा तो आपको नहीं बता पाएगा कि ये उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए तो वही नॉर्मल है, जैसे उसको दिखता है, उस बच्चों को नहीं पता है कि हमें जो दिख रहा है वो कम दिख रहा है, बाकी बच्चों को ज्यादा दिख रहा है, उसके लिए वो नॉर्मल विजन है। तो हम ये स्क्रीनिंग से ही पता कर सकते हैं कि अगर आपके आंखें में चश्मे का नंबर अगर है बच्चे की आंख में, तो वो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, चश्मे का नंबर चेक कर सकते हैं। स्पेशली अगर एक आंख और दोनों दूसरी आंख में चश्मे के
के नंबर में बहुत ज्यादा फर्क है, तो ऐसे केसेस में जिसमें नंबर ज्यादा है वो वीक या लेजी आई डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे बच्चों को स्क्रीन करके चश्मे का नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के एस्पेक्ट में 3 से 4 साल के बीच का चेकअप सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रेगुलर वंस अ ईयर चेकअप कराते रहें टिल द टाइम दे आर ग्रोइंग, क्योंकि उस टाइम पे बीच में कभी भी चश्मे का नंबर आ सकता है या फ्लक्चुएट कर सकता है। ओके। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है जब हमें आई चेकअप्स का स्पेशली ध्यान रखना है, वो जब हम 40 और 40 क्रॉस कर जाते हैं 40 के बाद, क्योंकि तब हमें आंखों का प्रेशर चेक कराना ज़रूरी रहता है। और दूसरा, पास का नंबर हमारा आना शुरू होता है 40 के बाद। 40 तक यूजुअली पास का नंबर हमारा नहीं रहता है अगर आपका पहले से नहीं है। तो उससे पहले क्या दूर का ज्यादा रहता है? मोस्टली हाँ, लोगों में मैंने देखा है कि 40 से मोस्टली कम है, कि दूर का उनको जी खराब दिख रहा है, सही नहीं दिखाई दे जी, रही। मोस्टली दूर का नंबर ज्यादा रहता है। 40 के बाद अगर आपका पहले दूर का नंबर है तो भी आपको पास का फोकस देखने में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, और ये यूनिवर्सल है, ये एज रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जैसे बॉडी में सारी मसल्स हैं उन सबकी स्ट्रेंथ जैसे एज के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती है, वैसे ही हमारी आईज के अंदर मसल्स हैं जो कि हमारी लेंस पे अटैच रहती हैं, उनकी भी मसल्स की स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी एज के साथ कम होती है। तो हमारी ये फोकस करने वाली एबिलिटी कि हम दूर का देख रहे हैं फिर हम फोकस करके पास का देखें फिर दूर का देखें, ये थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। तो ओके। इसके लिए पास का नंबर आना शुरू होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस बढ़ती चली जाती है। तो एक उस चीज का चेकअप कराना, और दूसरा कि आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आई में, आपका प्रेशर ठीक है आई का, आपकी आई अंदर से ठीक है, पीछे का पर्दा ठीक है, आगे का पर्दा ठीक है, तो 40 के बाद वंस अ ईयर चेकअप इज अ वेरी गुड आइडिया। तो वो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और वो कराना चाहिए। और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, या आपका बीपी हाई रहता है, तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपनी आंखों का आप चेकअप कराएं। तो क्या इंटरलिंक्ड है डायबिटीज, हाई बीपी वगैरह, आंखों से कुछ जी रिलेशन है उनका? जी, तो अगर आपको शुगर या बीपी है, आपका ग्लौकोमा या काले मोतिये का रिस्क बढ़ता है, मतलब आंख का प्रेशर बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, डायबिटीज से आंख के पीछे के पर्दे में, जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है या आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो पीछे के पर्दे की स्क्रीनिंग, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो भी, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप ये पर्दे में ऑलरेडी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटिक्स को एटलीस्ट वंस अ ईयर, चाहे आपकी शुगर कंट्रोल ही हो, साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराना है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल। मैम, आई चेकअप्स की बात कर ली आपने, हम यहाँ पे एक बार वापस से चश्मे पर आएंगे। तो बेसिकली आजकल क्या है कि चश्मे बहुत सारे बिक रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के ना फ्रेम और लेंसेज आते हैं, जैसे कि अलग अलग कोटिंग रहती है उसमें। किसी में रहती है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस, किसी में कुछ एंटी ग्लेयर कोटिंग लगा दी, या ब्लू लाइट से बचाने के लिए लगा दिया, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनका क्या रोल है? सही होते हैं या आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, या अच्छे होते हैं आंखों के लिए? तो देखिए, जो रिसर्च कहती है कि सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है ब्लू लाइट प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ। कोटिंग, तो हमारे पास एक्चुअली कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो हमें बताता है कि एक्चुअली आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने से बेनिफिट मिलता है। जो भी स्टडीज की गई हैं उसमें कोई भी फायदा नहीं पाया गया है। अच्छा। तो उसका ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन ज्यादा है, आपका टाइम ज्यादा है, तो आप ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो सिम्टम्स में पेशेंट जो फील करते हैं और जो साइंटिफिकली जो भी पैरामीटर्स असेस किए गए हैं, उसमें एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं पाया गया है इन स्टडीज, पर उसका कोई नुकसान नहीं है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन रहे हो तो आपकी आंख को कोई एडिशनल डैमेज होगा, वो बात नहीं है। तो ये सारे जो अलग अलग तरह की कोटिंग्स हैं और जो ग्लासेस हैं, डिपेंड्स कि आप किससे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या चीज आपको सूट कर रही है, तो वो चीज आपको यूज करनी चाहिए। यूवी प्रोटेक्टिव ऑफ कोर्स सन ग्लासेस जो है उनका बेनिफिट है, जैसे हमने पहले भी बात की है। फिर पोलराइज ग्लासेस आते हैं जिनको बहुत ज्यादा ग्लेयर लगती है, कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ आपने देखा होगा लोगों को बहुत ज्यादा सनलाइट चुभती है, तो उसमें एक पोलराइज ग्लासेस आते हैं जो थोड़ा सा ग्लेयर को कम कर देते हैं, उसमें एक कोटिंग करते हैं जिसमें ग्लेयर कम हो जाती है। तो डिपेंड्स कि अगर आपको लगता है यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस आप पहन रहे हैं या सनग्लासेस पहन रहे हैं, फिर भी आपको बहुत लाइट चुभ रही है, तो आप पोलराइज ग्लासेस ट्राई कर सकते हैं। तो इन द सेंस कि डिपेंड्स कि आपकी आंखों के हिसाब से आपको क्या मोस्ट कंफर्टेबल है। साइंटिफिकली एज सच ब्लू लाइट या एंटी स्क्रैच कोटिंग या फिर एंटी ग्लेयर कोटिंग्स, बहुत सारी कोटिंग्स आती हैं, इसका कोई एज सच साइंटिफिक बेनिफिट नहीं पाया गया स्टडीज में।
ओके, तो आई थिंक आपकी ये बात सुन के जितनी कंपनियां होंगी जो इस तरह के वो एक्स्ट्रा, पता है इन सब चीजों का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे इस बात से। बिल्कुल, कि फ्रेम 1000 का है, आप 200 एक्स्ट्रा दे करके ये एंटी स्क्रैच रेजिस्टेंट, ये यूवी प्रोटेक्शन, ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लगा लो। तो अच्छा, एक और चीज है इसमें ना, जिन लोगों की आंखें ठीक होती है वो फिर भी चश्मा लगा लेते हैं कि हम स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है तो लगा लेते हैं तो बचे रहेंगे, तो ये भी सेम उसी में आता है? ये भी सच नहीं है। कई पेशेंट्स हमें आके कहते भी हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो हमने एक 0 पावर का ग्लास बना लिया। हाँ। तो वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन और आपकी आंखों के बीच में एक कोई लेयर है जो कि आपको बचा रहा है पर एक्चुअली अगर आप जाएंगे और साइंटिफिक स्टडीज देखेंगे तो कोई भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं पाया गया है ऑफ एनी ऑफ दीज ग्लासेस। तो इन अ नटशेल, अगर आपको अच्छा लगता है चश्मा लगा के तो लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो चश्मा लगा के ही करना है और बिना चश्मे के करना अच्छा नहीं है। ऐसी ये बात सच बिल्कुल नहीं है। मतलब ये एक फैशन स्टेटमेंट है, अगर आपको लगाना है चश्मा तो लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ असर नहीं है कि चश्मा लगा लिया तो आपके स्क्रीन टाइम के बीच में कुछ हो गया और आपका आंखें सही रहेंगी। जी। ओके मैम, एक और चीज है, अब जैसे हमने बात कर ली कि इतने सारे टाइप के फ्रेम और मतलब चश्मे के साथ साथ इस तरह के एंटी स्क्रैच वगैरह, चश्मे का जो हम लोग ने डब्बे देखते हैं, जो आते हैं डब्बे, उसमें एक क्लोथ रहता है जिसको माइक्रोफाइबर क्लोथ बोलते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं चश्मा साफ करने वाला कपड़ा। उसका क्या रोल है? उसको साफ करने से चश्मे सही रहते हैं या कोई स्पेसिफिक कपड़ा होता है जिससे हमें अपने चश्मे को साफ करना चाहिए? कई लोग पानी से धो लेते हैं या कोई भी कपड़ा पहना है तो उससे रगड़ के चश्मे को साफ कर लिया, तो उसको प्लीज बताइए। हाँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छा रहता है चश्मे साफ करने के लिए और आपको वही यूज करना चाहिए। अगर आप कोई रफ, क्योंकि आपने क्या पहना है, उसमें कितनी डर्ट है, कब वो, उसका क्या स्टेटस है हमें नहीं पता, तो और वो कितना हार्श है ग्लासेस के लिए, क्योंकि स्क्रैच तो होते ही हैं ग्लासेस। आप देखेंगे अगर आप बहुत लंबे टाइम तक सेम चश्मा यूज कर रहे हैं तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। या आप डब्बे के बाहर चश्मा छोड़ दीजिए, मान लीजिए कार में आप छोड़ दीजिए डब्बे के बाहर, आप देखेंगे थोड़े दिनों में अपने आप ही उस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इट्स अ डेलिकेट फ्रेम, मतलब जो ग्लासेस हैं वो थोड़े डेलिकेट रहते हैं, उनको क्लीन प्रॉपर्ली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही करना चाहिए और उसको थोड़ा सा क्लीन भी रखना है आपने, उसका ध्यान भी रखना है। उसको बहुत ज्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। वंस अ मंथ उसको आप धो लें। यू कैन यूज अ नॉर्मल डिटर्जेंट जिसमें ब्लीच नहीं हो, सॉफ्टनर नहीं हो, उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें और यूज करें। अगर आप ठीक से यूज करेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल तक आपका नहीं खराब होगा। तो उसको कहते हैं 300 to 500 वॉशेस तक चल सकता है। जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, अगर अच्छी क्वालिटी का है और आपको उसको ठीक से रखना है, तो इट शुड बी नॉट डर्टी, वो क्लीन रहना चाहिए। और अलग कपड़ा रखना चश्मे के लिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना ही सही है। ये जो प्रैक्टिस है कि हमने जो पहना उससे साफ कर लिया, वो सही नहीं है। ओके मैम, चश्मे की बात अब कर ली हम लोगों ने, इतनी कॉन्टैक्ट लेंसेज पर आ जाते हैं। आजकल है लोगों को कि जो चश्मा नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं। हालांकि कई लोगों के साथ होता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, इज गुड फॉर देम। कुछ लोगों को इरिटेशन होने लगती है कि नहीं पहना जा रहा है, या पानी बहुत गिर रहा आंखों से, या ड्राई हो गया आंखें, तो बताइए क्या है इसका पूरा सब कुछ? तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर हैं तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको उनको मेंटेन ठीक से करना है, क्योंकि आप अपनी आंख में कोई चीज लगा रहे हैं। तो हाइजीन के लिए आपको अपने पहले हाथ अच्छे से धोने हैं, वॉश करने हैं और एयर ड्राई करना रेकमेंडेड है। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉवल या किसी चीज से हाथ साफ करते हैं तो थोड़ा लिंट, उसके कुछ फाइबर्स आपके फिंगर्स पे चिपक सकते हैं, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी आंख के अंदर जाएंगे। तो वेट करें, एयर ड्राई करें या हैंड ड्रायर से ड्राई करें, वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन का हम किसी टॉवल से या किसी चीज़ से उनको रब करें। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद जो हमने सोल्यूशन यूज़ किया है उसको हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। अगर आप मंथली डिस्पोजेबल या ईयरली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हैं तो उसका जो सोल्यूशन है, एवरी डे आपको चेंज करना है जो सोल्यूशन कॉन्टैक्ट लेंस जिसमें प्रिजर्व्ड है। और यूज़ करने के पहले भी लेंसेज क्लीन होने चाहिए। सोल्यूशन यूज़ करके उसके बाद आप लेंसेज लगाएं। लेंसेज लगा के सोए नहीं, नहाए नहीं। लोग ये कर लेते हैं कि सो जाते हैं। तो कई लोग क्या होता है, आफ्टरनून नैप ले लेते हैं, रात को तो निकाल देंगे, लेकिन दिन में थोड़ी देर, आधा घंटा हम सो गए गलती से। उससे क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? देखिए, अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के आप सो जाते हैं तो आपका ऑक्सीजनेशन जो है कॉर्निया का, वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाता है। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज से वैसे भी आपकी जो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी हम कहते हैं कॉर्निया पे है, वो कम हो रही है। उसके ऊपर से आंखें भी बंद हैं तो आपकी और ऑक्सीजन जो है वो और कम हो गई।
तो आपकी कॉर्निया में स्वेलिंग आ सकती है, आपकी आईज में रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो आपको सोना नहीं है कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, और नहाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी अंदर आँख के अंदर जाएगा, किस तरह का पानी आता है हम सबको पता है राइट। तो वो सब आँख के अंदर जाएगा, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज से आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने का रिस्क एक तरह से बढ़ सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के हमें कभी भी नहाना नहीं है, स्विमिंग नहीं करनी है। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकता है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करने से ड्राइनेस आईज में आ सकती है आपको। जो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरर्स हैं, जो 15 साल से लगा रहे हैं, तो उनको फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्राइनेस डेवलप हो सकती है। तो वो कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस ड्राइनेस एक नोन चीज है। सेंसिटिविटी कुछ लोगों को डेवलप हो जाती है। कई आप देखेंगे लोग कहते हैं कि शुरू में तो हमने लगाना शुरू किया था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना हमें बहुत इरिटेशन होने लगी है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ड्राइनेस बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो वो कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टैक्ट लेंस इंटॉलरेंस डेवलप हो सकती है कि हमसे अब लगाया नहीं जा रहा है कॉन्टैक्ट नहीं लेंस। सह पा रहे लगा करके। तो इन अ नटशेल कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करना ठीक है। कुछ तो हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं, कुछ थेरेप्यूटिक लेंसेज भी अलग अलग तरह के आते हैं जो हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं लगाना, लेकिन आपको अपनी हाइजीन का खास ध्यान रखना है। तो मैम फिर मतलब क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ है या नहीं है, या फिर कुछ लोगों के लिए सेफ और कुछ लोगों के लिए नहीं? अगर आप हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, सारे जो भी आपको बताया जाता है वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो एक लिमिट तक कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ हैं। लेकिन अगर आपकी टेंडेंसी ये है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रख पाते हैं या संभाल नहीं पाते हैं, आपको याद नहीं रहेगा, आप सो जाएंगे, आप निकालना भूल जाएंगे, तो फिर उनको अवॉइड ही करें। ओके। अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंसेज में अलग अलग कलर्स भी होते हैं, है ना? जी। तो इसका क्या रोल है? क्या इससे भी कुछ फायदा या नुकसान है? तो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्चुअली जो है वो आंखों के लिए अच्छे नहीं हैं, नहीं। क्योंकि वो काफ़ी फ्लिम्जी भी होते हैं। क्या रीज़न है एग्जैक्टली वो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनीज जो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाती हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बना पाती हैं। या तो ये भी है कि कंपेटिटिव मार्केट है, आप देखेंगे बहुत सारे एड्स फ्लैश होते हैं कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज सिर्फ इतने में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो क्वालिटी ऑफ लेंसेज क्या होंगे। तो वो थोड़े से जो है वो उनकी फ्लिम्जी भी रहते हैं, और वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं ऐड कर रहे हैं। आप अगर आपका चश्मा, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, आप बाहर मान लीजिए बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, आप चश्मे के साथ नहीं खेल सकते, तो आपकी एक लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। आपका चश्मे का नंबर है लेकिन आप लेंस लगा रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। बिल्कुल। तो एक बेनिफिट है आप जिसको आप ध्यान रख के आप एक चीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, वो ओनली कॉस्मेटिकली अपना कलर चेंज करने के लिए अगर आप लगा रहे हैं, तो उसका कोई एडिशनल बेनिफिट तो डेफिनेटली नहीं है, और बल्कि प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो टूट सकते हैं आपकी आंख के अंदर, और ये सब चीजें आ सकती हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस इन्फेक्शंस हैं, ड्राइनेस है। तो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज तो मैं कहूंगी आपको अवॉइड ही करने चाहिए। जो चश्मे जो पावर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, एटलीस्ट उनका आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, तो वो लगाना फिर भी अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो काफी टाइम तक ठीक है। कलर्ड ऐसा नहीं, आप रेकमेंड नहीं करते? रेकमेंड नहीं करते हैं। ओके। एक और चीज है मैम, मुझे किसी ने कहा था कि बोला जाता है कि अगर आपके चश्मे का पावर सपोज 2.75 है, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो तो एक पावर कम का लगाना, क्योंकि चश्मा आपके आंखों से थोड़ा सा दूर होता है और कॉन्टैक्ट लेंस आंखों के अंदर जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात सच है। अगर आपका माइनस नंबर है स्पेशली, तो आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस की पावर होगी वो आपके चश्मे के नंबर से कम रहेगी थोड़ी सी, और जितनी हाई पावर है उतनी कम। जैसे आपका -9 नंबर है तो आपको हम 8.5 या 8.25 का ही कॉन्टैक्ट लेंस देंगे। तो अगर आपका, और यूजुअली ये 4 के ऊपर, -4 के ऊपर हम 0.25 0.5 के आसपास अंडर करेक्ट करते हैं, मतलब कम नंबर देते हैं। छोटे नंबर्स में आपका नंबर 2 है तो हो सकता है हम आपको 2 का ही कॉन्टैक्ट लेंस दे दें, लेकिन जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती चली जाती है हम नंबर कम करते चले जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस का, क्योंकि वही बात है, कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख में के बिल्कुल पास है और चश्मा थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो पावर में हल्का सा फर्क रहता है। ओके, तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को रेकमेंड करना होगा, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस, आप क्या बोलेंगे? सेफेस्ट चश्मा, नो साइड इफेक्ट। चश्मा लगाएं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा सेफ है, कोई रिस्क नहीं है इन्फेक्शन का, कोई ड्राइनेस नहीं है,
तो डेफिनेटली चश्मा इज नंबर Much वन, better. मच बेटर, हम्म। नंबर वन ऑप्शन। ओके, तो आजकल मार्केट में एक और चीज आई थिंक पहले से ही है, अब लोग ज्यादा कराने लगे हैं, जी सर्जरी कराने लगे जी हैं जी जी कि मतलब कुछ ना हो, अगर कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना है, चश्मा लंबा टाइप तक नहीं पहना है, तो आंखों की सर्जरी करा ली राइट जाए। तो इसके बारे में बताइए। और आई थिंक दो तरह की सर्जरी होती है, सिल्क जी सर्जरी और लेजिक सर्जरी राइट सर्जरी है राइट ना? राइट तो इन दोनों के बारे में बताइए, और कब हमें सर्जरी करानी चाहिए जी उसके बारे में। जी। तो सर्जरी कब करानी चाहिए? सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। कितने तो सालों तक? 18 से पहले सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम, ठीक है। और 18 से 21 के बीच में यूजुअली नंबर स्टेबल हो जाता है। ठीक तो है। हम वेट करते हैं कि आप जैसे 18 पे हमने आपका नंबर चेक किया, हमें लगता है कि नहीं डिफरेंस आ रहा है, तो हम 1 साल वेट करेंगे। ऐसे करके हम वेट करके चेक करते हैं कि नंबर स्टेबल है कि नहीं, और स्टेबल का मतलब है कि 0.5 से ज्यादा वेरिएशन 1 साल में। मतलब जैसे 3 साल तक स्टेबल है तो करा सकते हैं हाँ, सर्जरी? बिल्कुल 1 साल तक स्टेबल है तो भी हम तो सर्जरी भी करा करा सकते हैं। सकते हैं, ओके। तो 18 मिनिमम एज है, 18 से 21 के बीच में हम देखते हैं नंबर स्टेबल है कि नहीं है, और 21 के बाद तो करा ही सकते हैं। दैट इज द अर्लीस्ट कट ऑफ। अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एज तक करा सकते हैं सर्जरी। लोअर लिमिट है कि इस एज के पहले सर्जरी नहीं करानी है। और सर्जरी जो है बहुत टाइप्स की हैं, अलग अलग तरह की सर्जरीज हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी आंख में चश्मे का नंबर कितना है, आपका क्या नंबर है, कितना नंबर है, आपका माइनस नंबर है, प्लस नंबर है, बहुत हाई नंबर है, क्या नंबर है। और हम कुछ टेस्ट करते हैं आंख के। हम आगे वाली पुतली जो कॉर्निया है जिसका हम लेजर कर रहे हैं, हम उसकी शेप और थिकनेस को चेक करते हैं मशीन से। ओके। तो हम देखते हैं कि आपका जो जो पुतली है उसके हिसाब से लेजर आपके लिए सेफ है कि नहीं है, नंबर वापस आने का चांस तो नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी सही रहेगी, क्योंकि सारे पेशेंट सारी सर्जरीज के एलिजिबल नहीं हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे पेशेंट्स को लगता है नहीं हमें तो यही सर्जरी करानी है, पर जरूरी नहीं है कि आप उस सर्जरी के लिए एलिजिबल हो या आपके लिए वो सर्जरी सेफ रहे। सेफ रहे। तो जो मेन स्टे रहा है हमारा इतने सालों से, जो मॉडरेट नंबर्स हैं, मतलब आप ले लीजिए -1 से -6 के बीच में जो नंबर्स हैं, उनके लिए जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन और सबसे अच्छा ऑप्शन जो ओवर द इयर्स रहा है, वो रहा है लेसिक सर्जरी, जिसमें हम कॉर्निया पे एक तरह का लेजर यूज करके एक फ्लैप बनाते हैं कॉर्निया का, और फिर हम एक तरह का लेजर यूज करते हैं नंबर हटाने के लिए, और फ्लैप को वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। अब ये फ्लैप भी हम लेजर से बनाते हैं, काफी डेकेड से जो लेजर से फ्लैप बनाते हैं वो कंप्लीटली मशीन फ्री सर्जरी है। तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और विजुअल रिकवरी बहुत फास्ट है। मतलब आपका आज अगर लेजर हुआ, आपको रात तक ही बहुत अच्छा दिखेगा, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। ओह नाइस। सो वेरी गुड ड्रामेटिक वाव इफेक्ट है उसका एक। हाँ। तो अगर आप देखें, और जो अब नई सर्जरीज आई हैं, सिल्क है जो लेटेस्ट अभी जो सर्जरी आई है, उसके पहले स्माइल आई थी, तो ये सब लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक लेजर ऊपर फायर करते हैं, एक लेजर नीचे फायर करते हैं, उसका एक लेंटिक्यूल बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना चश्मे का नंबर है, और एक स्मॉल हल्के से इंसिजन से उस लेंटिक्यूल को हम बाहर निकालते हैं। अच्छा। तो ये है सिल्क सर्जरी, जो अभी बेसिकली अलग अलग कंपनीज के मशीन्स पे है। तो दीज आर वेरी गुड। अगर जैसे आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम है, तो ये उन पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जिनको ड्राइनेस है, उनके लिए अच्छा काम करती हैं ये सर्जरीज। लेकिन इनके अभी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर आपका सिलिंड्रिकल नंबर बहुत ज्यादा हाई है या आपका प्लस नंबर है, तो ये सर्जरीज एक्चुअली आपके लिए सूटेबल नहीं है। यूनिवर्सली आप ये सर्जरीज नहीं सबको रेकमेंड कर सकते हैं। उन पेशेंट्स के लिए लेसिक की यूनिवर्सल सूटेबिलिटी है कि चाहे आपका सिलेंडर भी हाई है लेकिन आपका प्लस नंबर है, वो सारी चीजें लेसिक से करेक्ट हो सकती हैं। तो सिल्क जो सर्जरी है वो ड्राई आइज के लिए ज्यादा अच्छी रहती है, और आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस नंबर है, अगर बहुत ज्यादा सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर 2 से कम है, बहुत हाई सिलेंडर नहीं है, प्लस नंबर नहीं है, उन पेशेंट्स में अच्छा काम करती है। लेकिन यूजुअली जो ये लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज हैं, इसमें विजन स्टेबल होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। तो वो एक चीज हम पेशेंट्स को पहले से इन्फॉर्म करते हैं। जी मैम, जैसे सर्जरीज कराने के बाद लोगों के मन में एक और सवाल रहता है, या जो करवाना चाहते हैं, कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? जी तो उसके बारे में बताइए। जी। तो सर्जरी एक्चुअली बहुत सेफ है। ये जो जितनी भी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज है, चश्मे का नंबर हटाने वाली सर्जरीज हैं, एक तो मैं ये बताना चाहूंगी सबको कि पेनलेस प्रोसीजर है, कोई इंजेक्शन नहीं है, पट्टी नहीं है, टाका नहीं है। सभी सर्जरीज में, इन सब सर्जरीज में हम सुन करने के लिए
ड्रॉप्स डालते हैं। हमें मोस्टली ऑल ऑफ दी सर्जरीज हार्डली 10 मिनट कुछ टाइम लगता है। दोनों आईज भी हम करते हैं लेजर बेस्ड, तो भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और प्रिकॉशंस थोड़े से हमें रखने होते हैं शुरू में, जैसे आईज को रब नहीं करना है 1 वीक तक, आईज के अंदर वाटर नहीं स्प्लैश करना है 1 वीक तक, और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम लो रखना है। वो इसलिए क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की, तो ड्राइनेस है जो शुरू में होता है, वो थोड़ी सी ड्राइनेस होती है आईज के अंदर। तो हम ड्रॉप्स देते हैं जो आपकी ड्राइनेस को कंट्रोल में रखें और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। डिपेंड करता है अगेन कि कितनी ड्राइनेस है, प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है कि नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो ड्राइनेस का सिम्टम है। शुरू में कुछ पेशेंट्स को स्ट्रेन लग सकता है, स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो जब आप स्क्रीन वापस यूज़ करेंगे तो थोड़ा हैवीनेस, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें आपको लग सकती हैं। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज सर्जरी एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं, और साइड इफेक्ट्स या सीरियस प्रॉब्लम्स बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम। और इतनी सारी हम स्क्रीनिंग करते हैं कि नंबर वापस आने का चांस भी बहुत ही कम रहता है। ओके तो क्या ऐसा होता है, वही जैसे हम बात कर रहे हाँ। थे कि सर्जरी के बाद नंबर वापस आने के कितने चांसेस होते हैं? तो वो अगर डिपेंड करता है कि आपका नंबर क्या है। अच्छा। आपका जितना हाई नंबर है, मान लीजिए आपका नंबर -2 है, तो आपका नंबर वापस आने का चांस लेस देन 2% है। 98% तो आपका नंबर वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका नंबर -7 है, तो आपके नंबर वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका नंबर वापस 100% आएगा कि नहीं आएगा, या कब आएगा। वो आपकी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है कि आपकी बॉडी में जैसे हीलिंग होगी, जिस तरह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उस पे डिपेंड करता है। या फीमेल्स में अगर जैसे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, उसकी वजह से डिपेंड करता है। तो ये मेल और फीमेल के लिए भी अलग है? थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो अगर जैसे आपका नंबर बहुत ज्यादा हाई है, तो नंबर वापस आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कुछ पेशेंट्स का नंबर वापस थोड़ा सा आ सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। लेकिन अगर आपका नंबर बहुत हाई है, नॉर्मल नंबर्स में ये सब चेंजेस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूजुअली अगर आपका नंबर बहुत हाई है, मान लीजिए -7 -8 करेक्ट किया गया है लेजर से, तो थोड़ा सा नंबर वापस आने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो अगर वापस आ गया तो फिर क्या करें? फिर हम दोबारा से सब टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि आपका नंबर क्यों वापस आया है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉनिटर करते हैं। कुछ ड्रॉप्स भी हम कुछ केसेस में देते हैं नंबर स्टेबल करने के लिए। फिर अगर वो स्टेबल रहता है नंबर, तो हम रिपीट सर्जरी भी कर सकते हैं। पहले एक बार हम श्योर ये करते हैं कि बाकी सब सही चल रहा है, एक बार नंबर वापस आया है, उसके बाद वो स्टेबल चल रहा है काफी टाइम तक, तो हम फिर रिपीट भी कर सकते हैं। तो रिपीट करना जो सर्जरी है वो सेफ है या नहीं? बिल्कुल सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ है। वही सबसे इंपॉर्टेंट अगेन कि हम ये समझ पाए कि ये नंबर वापस क्यों आए। ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है कॉर्निया में। अगर सारी चीजें ठीक हैं और जस्ट नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस की वजह से नंबर वापस आया है, तो एब्सोल्युटली सेफ है, हम रिपीट कर सकते हैं। जी। ओके ग्रेट। तो आई थिंक सर्जरी के बारे में हमने काफी ब्रीफली बात कर ली अच्छे से। मैम ने तरह तरह की सर्जरीज के बारे में भी आपने बताया। आप मैम बीच में आई ड्रॉप्स का मतलब यू आर मेंशनिंग आई ड्रॉप्स, तो प्लीज इसके बारे में बताइए। लोग आजकल क्या करते हैं कि आंखों में थोड़ी सी इचिंग हो रही है, आंख सूख गए, आंखों से पानी आ रहा है, तो गए फटाक से किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई जी, एक ड्रॉप ले जी। लिया और लगा लिया। जी। तो कौन सा ड्रॉप, मतलब ऐसा पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम नहीं जी, लेंगे, जी। लेकिन क्या ड्रॉप्स यूज करना इस तरह से सही है जी। बिना किसी मतलब रिकमेंडेशन के या डॉक्टर की सलाह के? जी। और क्या हम डेली ड्रॉप्स सिंपल सिर्फ अपनी आंखों के हेल्थ को सही बनाए रखने के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? जी। तो ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, क्योंकि जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं, तो वो आँखों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इंडिया में इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। आप अमेरिका में जाइए, आप कोई ड्रॉप ऐसे ले ही नहीं सकते जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉप्स मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं। ड्रॉप्स इवन कोई भी उसमें दवाई दवाई मिल जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप केमिस्ट को बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपको दवाई वही दवाई लिखे, वही दवाई डॉक्टर है वहाँ हाँ। पर। लेकिन उससे होता क्या है, क्योंकि वो और आंखें इतनी ऑर्गन जो है हम अपनी पूरी मशीनों से टेस्ट करते हैं। हम तो ऐसे लाइट मार के नहीं देखते आंखें, हम तो पूरी प्रॉपर मशीनों से टेस्ट करते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको क्या दवाई मिलनी चाहिए, वो एक असेसमेंट नहीं होता है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक दे दें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, आपको इन्फेक्शन ही नहीं है आंख में और उससे आपको कोई फायदा नहीं हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उस एंटीबायोटिक कंपाउंड से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कि आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, क्योंकि आप कई महीनों तक वो ड्रॉप डाल रहे हो। जब आपको एक्चुअली जरूरत पड़ेगी तो बॉडी उसको काम नहीं करेगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी।
दूसरी चीज स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स कई बार दे देते हैं, कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स बहुत कॉमन है। केमिस्ट के पास आपको वो आंख में लाली हो रही है, खुजली हो रही है, तो एक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स आते हैं जो कि बहुत ही कम दाम में मिलते हैं। तो वो देने की टेंडेंसी रहती है। और स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स विदाउट मॉनिटरिंग कैन बी वेरी डेंजरस। उससे आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है, आंखों के अंदर एक्चुअली इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वर्स हो सकता है। तो काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर वो अनमॉनिटर्ड, बिना किसी आईज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाए बिना अगर वो यूज किए जा रहे हैं। तो जहां तक हो सके हमें ये ड्रॉप्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। और बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या ट्रेन्ड पर्सन को दिखा के ही ड्रॉप्स यूज करें। अगर आपको बिल्कुल ही, मान लीजिए आप कहीं यूएस में स्टक हैं या आपके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है, या आप मान लीजिए आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या किसी रीजन से आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, जो आई ड्रॉप सेफ है यूज करना वो है टेयर सब्स्टिट्यूट्स या लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, जो कई पेशेंट्स को हम रेगुलर यूज के लिए भी प्रिस्क्राइब करके देते हैं। या आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका, अगर आपका काम ज्यादा है, आपको स्ट्रेन रहता है, तो उसके लिए भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ओनली आई ड्रॉप्स जो आप सेफली यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एनी रीजन नहीं दिखा पा रहे हैं तो टेयर सब्स्टिट्यूट्स फिर भी आप एक तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम दिखा के ही ड्रॉप्स जैसे प्रिस्क्राइब की गई हैं, क्योंकि आप कितनी बार यूज कर रहे हैं, उसका कितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं, वो मिल रहा है। असेसमेंट नहीं मिल पाता। बिल्कुल करेक्ट है। मैम यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे आपने कहा ना टीयर सब्स्टिट्यूट, जी। तो मुझे इससे ना ग्लिसरीन चीज की याद आ गई कि मतलब सिनेमाज वगैरह में लोग हाँ, आंसू बहाने के लिए टीवी राइट। सीरियल्स वाले तो मोस्टली उनके पास एक ग्लिसरीन का डब्बा या, रहता ही है कि हाँ। कुछ ना हो तो ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन सेफ है कि नहीं आप? तो ग्लिसरीन से आईज में इरिटेशन होती है बेसिकली, तो इरिटेशन की वजह से वाटरिंग होती है, रिफ्लेक्स वाटरिंग जिसको हम कहते हैं। तो उससे रेडनेस, इरिटेशन बढ़ भी सकती है, आपका विजन भी थोड़ा ब्लर हो सकता है, तो अवॉइड ही करनी चाहिए। और स्टेरिलिटी हमें पता नहीं है, वो ग्लिसरीन की बॉटल कब से खुली हुई है, कैसे रखी हुई है, उससे आपकी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो जैसे रोज़ वाटर हो गया, उसकी भी स्टेरिलिटी का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड्स आंख में ना ही डालें तो सेफ है। बिल्कुल, आपने रोज वाटर की बहुत अच्छी बात कर दी है। लोग कहते हैं कि आंख में जलन हो रही है, खुजली, इचिंग कुछ हाँ, भी हो रही है, तो गुलाब जल लगा लो, आंखें एकदम ठंडी हो जाएंगी। तो हाँ। लगाना गुलाब जल सेफ है कि नहीं आंखों में? नहीं, ऐसी कोई भी चीज़, गुलाब जल, हनी हाँ या घी, आजकल एक नई रील चल रही है जिसमें लोग घी डाल रहे हैं आँखों हाँ में लुब्रिकेट करने के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसका हमें स्टेरिलिटी का आइडिया नहीं है और आपकी आँख में वो कैसे रिएक्ट करेगी उसका हमें 100% कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। और बेस्ट यही प्रैक्टिस है कि कोई भी ओवर द काउंटर ड्रॉप, कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक ड्रॉप या घी या इस टाइप की कोई भी चीज़ें जो देसी नुस्खे हैं, वो हम आँख में ना डालें और प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा के ही हम आई ड्रॉप्स जो हैं वो रेकमेंड की जाती हैं, वो यूज़ करें। ओके। मैम यहाँ पे ना एलर्जीज की बात कर लेते हैं। कई जी, लोगों को काफी एलर्जीज होती हैं आंखों से जी। रिलेटेड, कि डस्ट हो गया, पार्टिकल हो गया, या फिर कोल्ड कफ भी हो गया, हुँ, तो उन्हें बहुत तरह की एलर्जीज होने लगती हैं। हुँ। तो एलर्जीज क्यों होती हैं और इसके साथ में और क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो जी। उसके बारे में बताइए। जी, तो एलर्जी एक्चुअली एक एटोपिक कंडीशंस हम कहते हैं, मतलब कुछ लोगों को टेंडेंसी रहती है एलर्जी डेवलप होने की। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का ऐसे ट्रिगर होता है कि कुछ लोगों को बार-बार एलर्जी होने की टेंडेंसी रहती है। तो उसमें आईज़ में एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हम कहते हैं। साथ में एसोसिएटेड आपको स्किन में एलर्जी हो सकती है, आपको स्नीजिंग हो सकती है, कोल्ड, कॉफ, ये सारी जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हैं, अस्थमा तक हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। तो ये सब एटोपिक एक कंडीशंस हैं जो कि साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं। और आँख में जो एलर्जीज़ हैं वो कभी-कभी बहुत सीवियर भी हो सकती हैं, स्पेशली बच्चों में कुछ एलर्जीज़ के टाइप्स होते हैं। एक वीकेसी एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं, या लैंग्वेज में एक स्प्रिंग कटार भी कहते हैं उसको। तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की एलर्जी है जो बच्चों में पाई जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एलर्जी से क्या होता है, हमारी आई रब करने की टेंडेंसी रहती है। बढ़ आपको जाती है। एलर्जी है, आपको इचिंग हो रही है, आप आईज़ रब करेंगे और आईज़ रब करने से एक तो आपको और इचिंग होगी, आप जितना रब करेंगे उतनी आपको और मन करेगा कि आप आँखों को को रब करते रहें। रब करते रहें। और दूसरा, रब करने से आपकी कॉर्निया की शेप
खराब हो सकती है, आपको केरेटोकोनस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कॉर्निया की शेप ऑल्टर हो सकती है, वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये साइकिल ब्रेक करें, ये इचिंग, एलर्जी, रबिंग वाली जो साइकिल है और उसके बाद और ज़्यादा रबिंग, उसको ब्रेक करें। उसके लिए हम मेडिसिन्स देते हैं, आई ड्रॉप्स देते हैं, आई ऑइंटमेंट्स देते हैं, जिसको हम कंट्रोल में रखें। और बड़ों में भी जो एलर्जी है, कुछ लोगों को बहुत टेंडेंसी रहती है, एक पर्टिकुलर सीजन में हो सकती है, आपको रेकरेंट एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको ट्रीट करना भी ज़रूरी है ताकि आपकी एलर्जी कंट्रोल में रहे। अगर आपको साथ में और कोई भी प्रॉब्लम है एलर्जी की एसोसिएटेड है, तो उसके लिए फिर आपको एडिक्वेट डॉक्टर को दिखा के, और उसके लिए हो सकता है बॉडी के लिए भी आपको टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करें। कई बार आँख में भी एलर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि हमें टैबलेट्स देनी पड़ सकती हैं। ओके। तो मैम जैसे कई लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि किसी की आंखें एकदम वेट, कि जी। आंखों से हमेशा पानी गिर रहा है, किसी जी, की आंखें जी। एकदम सूखी होती है, जी, जी। किसी की आंखें बहुत जल्दी लाल हो जाती जी, हैं, जी। या फिर बहुत इरिटेशन होने लगती है, जी। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ड्राई आईज जिनकी आंखें सूखी रहती हैं, उनको यूजुअली ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। ड्राइनेस के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो है नॉर्मल, हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम ड्राइनेस को डिवाइड कर सकते हैं अगर हम मोटा मोटा देखें। एक तो है कि आपको इवेपोरेटिव ड्राई आई है, मतलब आपके आंसू बनते तो ठीक है लेकिन वो सूख जाते हैं, बनते हैं लेकिन वो सूख जाते हैं। अच्छा। तो उसमें यहाँ पे हमारी ग्लैंड्स होती हैं, उसके जो सिक्रीशंस हैं वो अफेक्टेड हैं। उसमें से एक ऑयली सिक्रीशन लिपिड लेयर निकलती है जो कि डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से आपके आंसू सूख जा रहे हैं, उसको इवेपोरेटिव ड्राई आई कहते हैं। नहीं तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपके जो आंसू बनते हैं वही कम बनते हैं, तो वो एक अलग चीज है जिसमें हम उसको एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई कहते हैं, कि आपके आंसू ही कम बन रहे हैं। बाकी कॉमन कंडीशंस है जैसे स्क्रीन यूजेज की वजह से है, या सर्जरी के बाद ड्राई आई हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं कि आपको आंख में ड्राइनेस हो सकती है। जहां तक बात है वाटरिंग की, वाटरिंग के बहुत सारे, आंखों में पानी क्यों आता है कि बहुत सारे रीजंस हैं। एक्चुअली अगर आपको आंखों में ड्राइनेस है तो बॉडी की टेंडेंसी रहती है कि हम और आंसू निकालें। अच्छा। तो ड्राइनेस से आपको रिफ्लेक्स वाटरिंग हो सकती है, कि आपको एक्चुअली ड्राइनेस है लेकिन आपके और पानी निकल रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ टीयर्स है वो इतना अच्छा नहीं है, तो बॉडी क्वांटिटी बढ़ा रही है कि अच्छा चलो और हम टीयर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो वो भी एक चीज है। बाकी आपकी लिड में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिससे सारे जो है वो ड्रेन होते हैं सब कुछ। हाँ, जो कचरा सुबह आंखों से निकलता है वो। हाँ, और जो टीयर्स हैं वो भी सारे ड्रेन होते हैं। यहाँ पे एक होल होता है पंक्टम, और सारी ट्यूब होती है जिसमें नोज के रास्ते सारी टीयर्स ड्रेन होते हैं। वहां पे ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आपकी ये लिड में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से पानी बार बार बाहर निकल सकता है। आपको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो भी आपको ये पानी निकलने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत रीजंस है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। ओके मैम, आपने क्वालिटी ऑफ टीयर्स की बात की तो मुझे जी। यहाँ पे टेस्ट ऑफ टीयर्स का आ गया कि आंसू कई लोग अपना टेस्ट करते हैं, तो किसी का आंसू नमकीन होता है, किसी का मीठा होता है, किसी का कोई टेस्ट नहीं होता। ये क्या, क्यों डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है ये? जस्ट बॉडी में कोई भी चीज, आप दोनों लोगों की स्मेल भी सेम नहीं होती, तो हाँ। आप वही बात है कि आपकी सबकी बॉडी ओडर भी अलग होती है। हाँ। वो आप क्या खाते हैं, क्या आपकी कॉम्पोजिशन है, इस सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली फॉर टीयर्स ऑल्सो, जो आपका सिक्रीशन निकल रहा है, कितना निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, वो सब चीजें अलग अलग डेफिनेटली हो सकती हैं। तो इसका कोई रिलेशन कोई है कि relation आपकी नहीं। आंखें की हेल्थ कैसी नहीं, है हाँ उसपे? जी। ओके। तो मैम बीइंग एन आई सर्जन और आई हम्म। स्पेशलिस्ट, हम्म। और कुछ ऐसे फूड्स जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहेंगी ताकि जी। उनकी आंखें स्ट्रांग रहें, जी, प्लीज जी। उसके बारे में बताइए। तो जो अब हम रेकमेंड करते हैं कि आप जितनी कलरफुल डाइट ले सकें उतना अच्छा है। मतलब ज़्यादा कलर्स अपनी डाइट में ऐड करें। जैसे कि आप वेजिटेबल्स, आप जितने कलर्स की यूज़ करें, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, मतलब जितने आप कलरफुल ग्रीन, जितनी भी आप वेजिटेबल्स अलग अलग कलर की लें वो इतना अच्छा रहता है। जैसे कुछ विटामिन ए रिच फूड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कैरेट्स आर विटामिन ए रिच, एंड पम्पकिन कैन बी विटामिन ए रिच। तो विटामिन ए इज गुड फॉर द आईज, लेकिन उसका इतना कुछ लोग उसको एक्सेसिवली सीरियसली ले लेते हैं कि हम सिर्फ गाजर खाएंगे तो हमारा नंबर हट जाएगा। वो तो नहीं करना है। वो नहीं करना है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, और वो सच भी नहीं है। आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए अच्छा है विटामिन ए। और विटामिन सी रिच फूड्स, जैसे विटामिन सी भी अच्छा रहता है, रेटिना की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो बेल पेपर्स हैं, या ऑरेंजेस हैं, लाइम्स हैं, ये सब चीज़ें विटामिन सी रिच फूड्स हैं, तो वो भी आपकी रेटिना के लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन कोई भी एक चीज एक्सेस में नहीं लेनी है। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करना चाहिए, सो दैट ओवरऑल आपके विटामिन एंड मिनरल्स सही मात्रा में मेंटेन रहें और आपकी बॉडी की हेल्थ
और आई आई की हेल्थ हेल्थ दोनों दोनों सही चीजें रहे। सही रहे। ओके, ग्रेट। मैम, एक और चीज, हम लोग यहाँ पे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो जी। न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, हम्म, तो आई थिंक उन्हें चीजें, जैसा हम पहले भी बात जी कर रहे थे, क्लियर नहीं दिखाई जी देती है जी चीजें। तो कैसे पता चलता है कि उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी अगर पेरेंट्स को पता करना है कि कहीं जी हमारे बच्चों की आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बचपन से, जी या बच्चे धीरे धीरे कैसे समझते हैं कि उन्हें क्या कैसे देखना है, किधर जी देखना है, या ब्लर दिखाई दे रहा है, जी तो उनके बारे में बताइए। जी, तो जब बच्चा पैदा होता है 1 मंथ तक, तो एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। अच्छा। कलर्स भी नहीं दिखते हैं और सिर्फ सिर्फ पास-पास का दिखता है, दूर का सब ब्लरी-ब्लरी दिखता है। तो आप देखोगे कई बार अगर आप सर्च करो तो बच्चे की या न्यूबॉर्न की जो बुक्स आती हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बड़े-बड़े फेसेस बने होते हैं, क्योंकि उसका विजन ही बच्चे का उतना डेवलप्ड है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर डिफरेंशिएट कर सके, उसे बड़े-बड़े फेसेस फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है। जैसे-जैसे हमारी बच्चे की एज बढ़ती चली जाती है, 2-3 मंथ्स के आसपास बच्चा, तभी आपकी स्माइल आनी शुरू होती है, सोशल स्माइल या मदर को देख के जो स्माइल आती है, बिकॉज़ वो आपका फेस देख पा रहा है अब ठीक से, आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, तो धीरे-धीरे करके विज़न बढ़ता चला जाता है। 4-5 महीने के आसपास थोड़े कलर्स अच्छे से दिखना शुरू होते हैं, दोनों आइज़ का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 2 साल के आसपास, 2 से 5 साल के बीच में विज़न बहुत तेज़ी से अच्छे से डेवलप होता है, ताकि दूर की चीज़ भी अच्छे से दिखनी शुरू हो जाती है। बिटवीन 2 टू 5 इयर्स हमारी आई की डेवलपमेंट बहुत रैपिड, मतलब शुरू से ही होती है, और 2 टू 5 इयर्स के बीच में अडल्ट तक जो हमें दिखना चाहिए वो ऑलमोस्ट हम रीच कर पाते हैं। डिस्टेंस का विजन क्लियर हो जाता है, सब कुछ ठीक से हमें दिखता है, कलर्स दिखते हैं, दोनों आइज का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सब जो है ये मेंटेन होता है। तो पेरेंट्स के लिए, अगर आपका बच्चा जैसे छोटा है, 6 महीने से 1.5 साल या 2 साल के आसपास है, और आप असेस करना चाहते हैं घर पे कि कैसे बच्चा दिख रहा है, 6 महीने से कम बच्चे भी कर पाते हैं, तो फिक्सिंग एंड फॉलोइंग लाइट हम कहते हैं। मतलब बच्चे को आप एक लाइट दिखा रहे हैं और वो अगर लाइट की तरफ देख रहा है, उस पे फिक्स कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, आप यहाँ से लाइट दिखाइए, फिर वहां से लाइट दिखाइए, बच्चे की आईज मूव कर रही है उस लाइट की तरफ, वो उसको फिर से फिक्स करके देख पा रहा है। इसका मतलब है कि ग्रॉसली आपका बच्चे की आईसाइट ठीक है। तो कुछ महीने के बच्चे भी अगर आप लाइट दिखाएंगे तो वो फिक्स करके उसको फॉलो करके देख पाएंगे। तो वो एक सिंपल चीज है जो हम घर में कर सकते हैं देखने के लिए कि हाँ, मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है आंख में। ओके। जैसे आपने अभी कहा ना, ये लाइट वाला जो सिस्टम है, तो जी मतलब मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं, और आई जी थिंक लोगों के घर में जिनके बच्चे होंगे, फोन में जिस तरह के कार्टून्स आते हैं, तो जी बच्चे इतना कार्टून्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों जी होते हैं? इस बारे में जब एक बार मैं पढ़ रही थी, जी तो आर्टिकल में था ये कलर गेम है जी पूरा, उसमें ब्राइट कलर्स जी एकदम, और इस तरह के चटक कलर जिन्हें हम जी बोलते हैं, जी वो जी दिखाते हैं, जी जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। जी तो ये सच है ऐसा? जी, क्योंकि कार्टून्स बनाए ही इस तरह से गए कि वो हमारे लिए एडिक्टिव हों, कि हम उन्हें बार-बार देखें, डोपामाइन रिलीज़ हो, आपको बड़े-बड़े कलर्स बार-बार कुछ फ्लैश कर रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ जाता है। तो वो एक बहुत, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी अगर आप देखोगे, हमें भी अगर कोई स्क्रीन दिखा रहा है, तो हमें स्क्रीन, आजकल सबका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए और ज़्यादा इस तरह से बनाए जाते हैं, कलरफुल, और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं कि बच्चा उसमें बिल्कुल एंगेज रहे। जैसे आप देखोगे बच्चा बिल्कुल भी इधर देखता किधर-उधर ही नहीं, देखता ही नहीं। बस। स्क्रीन मतलब स्क्रीन, आप कुछ हाँ। भी बात करते रहो, आप, बच्चा आपसे बात नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो भी कार्टून्स हैं और जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो इस तरह के हैं कि वो बच्चा बिल्कुल ही उनमें ग्लूड रहता है, और कंपनीज बनाती भी उस तरह से है नेचुरली। हाँ, ठीक है। तो मैम, इस हिसाब से फिर किसी का, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, उनका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, जी। उसके बारे में बताइए। तो बच्चों के लिए जो रिकमेंडेशन है, अगर बच्चे की एज लेस देन 18 मंथ्स है, तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड करना है। आप जो स्क्रीन टाइम दे सकते हैं वो सिर्फ वही है कि अगर आपके रिलेटिव्स बहुत क्लोज बाहर रहते हैं, तो वीडियो कॉल पे आप बच्चे को इंटरेक्ट करा सकते हैं, ओनली वीडियो कॉल, बट नो कार्टून्स, नो स्क्रीन टाइम लेस देन 18 मंथ्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद जैसे-जैसे एज बढ़ती है, 18 टू 24 मंथ्स में हम कहते हैं कि लेस देन 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 2 टू 5 इयर्स की एज ग्रुप के आसपास आप स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। आप 1 आवर्स ऑन वीकडे रख सकते हैं, अप टू 3 आवर्स ऑन वीकेंड्स रख सकते हैं। 2 टू 4 आवर्स बाद में, 5 साल के ऊपर जब बच्चा हो जाता है, तो आप उतना स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। तो हमें थोड़ा लिमिटेड रखना है, ये रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम है। ऑफ कोर्स फॉर एडल्ट्स, अगर आपका काम ही स्क्रीन पे है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। बड़े बच्चों के लिए अगर होमवर्क ही आपके प्रोजेक्ट्स सिस्टम पे है, कंप्यूटर पे हैं, जो कि आजकल ट्रू है, तो फिर आप उसको कर नहीं सकते। तो शुरू में एटलीस्ट जहाँ तक हो सके, स्क्रीन टाइम जो रिक्रिएशनल या कार्टून वाला स्क्रीन टाइम है, उसको आप 1.5 ईयर्स तक तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा-थोड़ा हम ये स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
एक ही बार में 1 घंटा ना दिखाएं, हम उसको ब्रेक करें, क्योंकि क्या होता है हमारी आईज बिल्कुल स्टेयर करके, आप स्पेशली आईपैड्स देखते रहते हैं। अगर आप आईपैड देख रहे हैं जो सबसे क्लोज वाला डिस्टेंस है, या फोन देख रहे हैं, तो बच्चा कंटिन्यूअसली स्टेयर करके उस स्क्रीन को देख रहा है, उससे मसल्स में स्पैज्म हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है आईज में। तो हम इसको ब्रेक करें, जैसे 20 मिनट देखा आपने, 20-25 मिनट, उसको आप ब्रेक कर दीजिए। आप बोलिए आप सुबह देखिए फिर शाम को देखिए, कंटिन्यूअसली नहीं देखें, और जितना दूर है उतना अच्छा है। जैसे टीवी इज बेटर देन आईपैड एंड फोन, थोड़ा दूर बैठ के देखिए ताकि आपके मसल्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेन नहीं हो। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों के केस में जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। और अडल्ट्स वाला तो आपने वो 20-20-20 का रूल रूल बताया है 20-20, यस, ग्रेट, ठीक है। तो मैम हमारे पास ना कुछ चीजें ऐसी है कि जब जी। भी हम आंखों की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते जी। हैं, और इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। आजकल हर कोई डॉक्टर बन जाता है, तो ज्ञान ज्यादा देते हैं लोग। तो जी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। जी आप उसको एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकती है, या अगर आपको लगे कि इसको थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करना जी है तो आप उसको भी बोल सकते हैं, या श्योर सिंपली ट्रू और फॉल्स। श्योर। ठीक है। तो पहला है कि घास पर चलने से आईसाइट ठीक होती है। जी, घास पे चलने से आईसाइट तो डायरेक्टली ठीक नहीं होती है, लेकिन ये है कि अगर आप घास पे चल रहे हैं तो आप, इसका मतलब आउटडोर्स हैं, सनलाइट आपका थोड़ा एक्सपोजर अच्छा है, तो उससे बच्चों के केस में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि प्रोटेक्टिव हो सकता है। तो वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, पर डायरेक्टली घास पे चलने से आईसाइट ठीक नहीं होती है। ओके, ठीक है। एक और है कि आंखों को रब करने से आंखें खराब होने लगती है। जी, ये बात सच है। आँखों को अगर आप विगरसली रब करते हैं, तो आपकी आँखें और ज़्यादा इचिंग आपको हो सकती है, आँखों की शेप खराब हो सकती है, आपको केरेटोकोनस हो सकता है। तो आई रबिंग आपको डेफिनिटली अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको खुजली रहती है, माइल्ड खुजली है, तो आप कोल्ड कंप्रेसेस या ठंडी सिकाई कर सकते हैं। वो बेनिफिशियल है आईज़ रब करने की बजाय। ओके। एक और है कि आंखों को ब्लिंक करते रहना चाहिए। आंखें कम ब्लिंक होती है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है आंखों में। आँखों को ब्लिंक यस करते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो ब्लिंक रेट कम हो जाता है, अगेन क्योंकि आप ऐसे स्टेयर करके स्क्रीन को देख रहे हैं। तो ब्लिंक करने से क्या होता है कि आपके टीयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आईज पे प्रॉपर्ली, और आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है। एक और है कि प्रेगनेंसी में आईसाइट 15% तक कम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में आई साइट जो है वो थोड़ी-सी वेरी कर सकती है। 15% तक कम नहीं होती है, लेकिन 10 टू 15% प्रेग्नेंट वुमेन ये एक्सपीरियंस कर सकती हैं कि उनके नंबर में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। तो ये क्योंकि कॉर्निया की शेप या थिकनेस चेंज हो सकती है, उसकी वजह से हो सकते हैं, या अगर आप प्रेगनेंसी की वजह से आपका बीपी बहुत हाई हो गया है, तो उस केस में आँखों में सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, ओके। एक और है कि बेल पेपर्स खाने से, स्पेशली रेड कलर वाले, आंखें सही होती है। तो वही बात है, देखिए बेल पेपर्स जो है वो विटामिन सी रिच है। तो विटामिन सी इज गुड फॉर रेटिनल हेल्थ, रेटिनल डिजेनरेशन कम होता है विटामिन सी से, तो अच्छा रहता है आंखों के लिए, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में खाने से कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो सारे बैलेंस हमें रखना है डाइट राइट, ओके। एक और है, ये आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट है का। कि रोने से आंखों की सफाई होती है। सही है या नहीं? सही है, क्योंकि अगर आप रोते हैं तो इतना ज्यादा पानी निकलता है, टीयर्स इतने रिफ्लेक्स टीयर होता है, तो सारी डेब्री जो भी आपका सब कुछ बिल्डअप है वो सारा का सारा एक तरह से क्लीन हो जाता है। नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म है आई का। अरे वाह। तो जैसे आपको इरिटेशन है या आपको कुछ चुभ रहा है आंख में, तो नेचुरली आंसू बाहर निकलते हैं। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि उस चीज को बाहर निकाल दे, तो अच्छे से आंख साफ हो जाती है, नुकसान कोई नहीं है। तो मतलब जितने भी क्राइंग बेबीज हैं उनके लिए अच्छी चीज है अच्छी कि चीज आप रोते हैं तो आपकी आंखों की सफाई हो रही है। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेली डेली रोना है। ये नहीं करना हमें, ठीक है। एक और है कि काजल, आईलाइनर्स या फिर आई मेकअप्स जो है वो आंखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जी, तो देखिए आई मेकअप में जो सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ें जो रहती हैं, वो एक तो है काजल, क्योंकि काजल हम ठीक से निकाल नहीं पाते हैं। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वाटर लाइन पे डिपॉज़िट हो जाते हैं, उसके ब्लैक ब्लैक जो सब डिपॉज़िट्स हैं, क्योंकि क्लीनिंग कई लोग ठीक से नहीं करते हैं। काजल लगाते रहते हैं रोज़, लेकिन उसको ठीक से निकालते नहीं हैं। उसको डिपॉज़िट होने की वजह से आपकी जो ग्लैंड्स हैं, वो ब्लॉक हो सकती है, मेबोमियन ग्लैंड्स, जहाँ से आपका ये सिक्रीशन निकलता है जो आपकी टीयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो आपकी टीयर्स की डेफिशिएंसी या ड्राई आई हो सकती है। बाकी अगर आप आई मेकअप लगाते हैं जो आपको सूट करता है, अच्छी क्वालिटी का है, स्टेराइल है, आपको शेयर बिल्कुल नहीं करना है अपना आई मेकअप ताकि क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो। आपको उसको क्लीन रखना है, ब्रशेस क्लीन रखने हैं,
और रोज रात को निकालना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो बाकी सारा आई मेकअप, आई लाइनर इज सेफ, बिकॉज आप अंदर नहीं आंख के लगा रहे हैं। अगर आप मस्कारा लगा रहे हो उससे आई लैशेस ब्रेक हो सकती है, उसको भी अच्छे से निकालना है। अगेन लोग निकालते नहीं है मस्कारा, फिर वो आंख के अंदर जाता है, इरिटेशन पैदा करता है। तो इन द सेंस कि अगर आप आई मेकअप लगाते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करिए। काजल आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो ठीक से निकालना बहुत मुश्किल है, उससे कलेक्ट हो सकता है वाटर लाइन पे, जिससे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो मैम काजल में एक और चीज कहते हैं कि जैसे अभी तो इतने सारे आपको कॉस्मेटिक्स वाले मिल जाएंगे काजल, जी। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे कि बादाम से काजल बनाते थे। हम्म। तो अभी भी लोग कहते हैं कि आंखों में जलन खुजली हो रही है तो वो बादाम वाले काजल को लगा ले तो कहते हैं सही हो गया। तो बादाम वाले काजल का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखिए वही चीज है कि उसकी स्टेरिलिटी हमें नहीं पता, किस तरह से वो बनाया गया है, आपकी आंख के अंदर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो वो चीजें हमें जहां तक हो सके अवॉइड ही करनी चाहिए। ऐसे जो भी देसी नुस्खे हैं, क्योंकि उनसे होने को कुछ नहीं हो, लेकिन साइड इफेक्ट हो ही सकते हैं। तो बच्चों को भी वही काजल लगाए जाते बच्चों को हैं? बिल्कुल काजल नहीं लगाना चाहिए, ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। बच्चों को प्लीज 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 काजल ना लगाएं, उनकी आंखों के साथ ये नहीं करें। ओ, बच्चों को तो बचपन से ही मोटी मोटी काजल की पूरी लेयर बिल्कुल, लगाई दी जाती है। बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आपको, क्योंकि वो नजर के लिए लगाते हैं, हाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लगता है, आपको सुपरस्टिशन है इस चीज का कि बच्चे को नजर लग रही है, तो आप पीछे कहीं एक काजल से तिल बना दीजिए, वो ज्यादा सेफ आंखों है। में ना लगाएं। आंखों में काजल बिल्कुल ना लगाएं। एक और है कि डिम लाइट में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करने से या पढ़ने से आंखें खराब होती है। तो देखिए ऐसा है कि नियर वर्क से डेफिनेटली आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, स्क्रीन टाइम से स्ट्रेन पड़ता है। अगर लाइट बहुत ज्यादा डिम है तो ये स्ट्रेन बढ़ सकता है। लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट आपकी स्क्रीन पे पड़ रही है तो उससे भी स्ट्रेन ये बढ़ सकता है। तो इनडायरेक्टली आपको ये सारी चीजें हो सकती है, स्ट्रेन पड़ सकता है टेम्परेरली आपको, मतलब हेड एक और स्ट्रेन, ये सब चीजें हो सकती हैं। बट एज सच ऐसा नहीं है कि अगर आप डिम लाइट में रोज देख रहे हैं तो आपकी आंख बिल्कुल ही, चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या वो चीज सच नहीं है। ओके। एक और है कि टीवी जो है, कहते हैं लोग कि पास से मत देखो, पास से देखने आंखें खराब होती है, दूर से बैठ करके देख जी, सकते हो। जी। तो ये सच है गलत? हाँ, बिकॉज जितनी दूर आपका कोई भी चीज रहेगी, स्क्रीन अगर दूर रहेगा तो आपकी मसल्स जो है उतनी रिलैक्स रहेंगी। उतना आप स्क्रीन से दूर हैं तो आपको उतनी कम प्रॉब्लम आएगी, आपको स्ट्रेन उतना कम पड़ेगा, उतना ज्यादा आंख आपकी कम थकेगी। तो जितना दूर है उतना ही बेटर है आईज के लिए, और स्पेशली बच्चों के लिए अगर पास करके ऐसे देख रहे हैं तो उसमें मसल्स ज्यादा आपकी स्ट्रेन पड़ रही है। तो दूर अगर टीवी दिखाना है तो वो डेफिनेटली फोन से बेटर है। तो क्या मतलब होना चाहिए डिस्टेंस? आप जो नॉर्मल लिविंग रूम का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स के आसपास, आप वो रख सकते हैं कि स्क्रीन थोड़ा सा दूर रहे, बिल्कुल पास जाके ना देखें चीजों को। ठीक है। एक और लास्ट है कि आजकल फोन्स वगैरह में नई सेटिंग्स आती है या लैपटॉप्स वगैरह में कि या तो आप डार्क थीम कर लो जिसमें सब काला काला हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें भी एक अलग तरह से सेटिंग्स होती है कि आप आंखों के हिसाब से उसकी लाइट एडजस्ट हो जाती है। जी। तो वो सही है आंखों के लिए कि नहीं? जी, तो जैसे ये एडजस्टमेंट्स हैं वो आंखों के लिए स्ट्रेन कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप बुक फोन पे पढ़ रहे हो वर्सेस आप किंडल पे बुक पढ़ो या कोई भी ऐसी डिवाइस पे बुक पढ़ो जिसमें कि इतना ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं है, वो थोड़ा डिम किया हुआ है, उसको उस तरह से बनाया हुआ है, तो आपको ज्यादा सूदिंग या ज्यादा रिलैक्सिंग रहेगा। जहाँ पे कलर्स बहुत ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हाई है, वो नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेन इंड्यूस करते हैं आंखों में। ओके। तो मैम एक और चीज है कि आजकल जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन काफी ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या इसका हमारी आंखों पर असर पड़ता है? देखिए पोल्यूशन से डेफिनेटली आंखों में ड्राइनेस बढ़ सकती है, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, डस्ट से भी आपको एलर्जी हो सकती है, कई लोगों को डस्ट एलर्जी रहती है। तो डेफिनेटली ये सब एनवायरनमेंट से, आपके आसपास क्या है, इन सब चीज़ों से आंखों में एलर्जी, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें डेफिनेटली हो सकती हैं। ओके। मैम एक और मेरा इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि क्या ऐसे साइंस हैं जो हमारी बॉडी में जब हमें दिखे तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ये रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपका विजन पहले से ब्लर हो गया, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, लेकिन आपको लगता है कि पहले जितना आपको दिखता था आपको उतना नहीं दिखता है, आप एक एक आंख बंद करके भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार दोनों आंखों से आप देखेंगे तो आपको ये बात रियलाइज नहीं होगी। तो अगर विजन ब्लर हो रहा है,
आँख में इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, आँख में रेडनेस हो रही है, या आँखों में सूजन आ रही है, या आँखों से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्पेशली सडन लॉस ऑफ विजन, कि आपको एकदम से कम दिखना शुरू हो गया, तो जितना अर्जेंटली आप जाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर पीछे के पर्दे की प्रॉब्लम होती है, तो कभी-कभी एकदम से विजन लॉस होता है, तो वो जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो उतना अच्छा रहता है। बाकी कुछ जैसे प्रॉब्लम्स है, कैटरैक्ट है, वो धीरे-धीरे करके विजन लॉस होता है, उसमें पेन बिल्कुल नहीं होता है, धीरे-धीरे करके नज़र जाती है। तो आपका ऐसा नहीं कि इमरजेंसी नहीं कि आपको आज ही दिखाना है, लेकिन आपको दिखाना चाहिए अगर आपका धीरे-धीरे भी विजन लॉस हो रहा है। लेकिन अगर सडन विजन लॉस है, तो एक तरह से आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखाना है। आपकी आँख में केमिकल गिर गया है, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी वाले केस ये है, आँख में इन्फेक्शन हो जाना। अगर आपकी आँख में व्हाइट स्पॉट आ रहा है, रेडनेस है, वाटरिंग डिस्चार्ज हो रही है, तो आपको दिखाना है आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। या आपकी आँख में कोई केमिकल गिर गया है, तो आपको इमीडिएटली जहाँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो आप कुछ मतलब एक्सरसाइज या योगा कुछ रेकमेंड करेंगे हमारी आई को सही रखने के लिए? देखिए, जो एक्सरसाइजेज हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि ये एक्सरसाइज करने से आंखें ठीक हो जाती हैं, या इस तरह से आंखों को घुमाइए तो आंखें हाँ। ठीक हो जाएगी, आंखों को जोर जोर से ऐसे रब करिए तो आंखें ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीजें एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है, अच्छा। और एज सच कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो एक जो एक्सरसाइज है, जो हमारी सिलरी मसल्स या अंदर की मसल्स हैं, जो उनका फोकस बेटर करती है, वो पेंसिल पुशअप्स हम कहते हैं। सिर्फ वो कुछ केसेस में बेनिफिशियल है, जो आप घर पे कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे एक पेन और पेंसिल रखा, आपने उसको देखा जब तक उसकी डबलिंग नहीं हो जाती, फिर आप पास लेके आए, जब तक डबलिंग नहीं हुई, फिर दूर लेके जाए, फिर पास लेके आए। ऐसे करके आप अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, या आपको फोकस करने में दिक्कत आ रही है, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी आप कहते हैं, तो हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं ये पेंसिल पुशअप्स, कि दूर लेके जाए, पास लेके आए, फिर डबल हो गया, फिर दूर लेके जाएं, फिर पास लेके आएं। ऐसे दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। तो ये एक सेफ एक्सरसाइजेस है आई मसल्स के लिए। लेकिन बाकी डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि आंखों को ऐसे ऐसे रब करना, या इधर से इधर घुमाना, या ऐसे कुछ भी करना, वो आंखों के लिए रेकमेंडेड नहीं है। उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, और प्रेस तो बिल्कुल भी ना करें जोर जोर से आंखों। अच्छा, नहीं ऐसे जैसा आपने कहा ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे जी। वीडियोस हैं कि आंखों को ऊपर नीचे इधर इधर हाँ, चारों हाँ, साइड घुमाओ तो आंखों में हाँ, मूवमेंट होगी तो बेटर फॉर आइज। हाँ। नहीं है, सही है नहीं, ये? नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, जो उनकी मूवमेंट होती है, वो बहुत ही रेयर केसेस में, अगर आपकी मसल्स काम नहीं कर रही है, पैरालिसिस हो गई है, ऐसा कुछ ओके, है, तभी हम देते हैं। पर ऐसे नॉर्मल आपको और मुझे अगर कोई ऐसे करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। नहीं मिलता। आई डोनेशन के बारे में प्लीज जी। बताइए। आजकल जैसे ऑर्गन डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा जी, प्रमोट भी किया जा रहा जी, है, जी, तो उसमें आई डोनेशन का भी एक पार्ट होता जी, है। जी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी पूरी आंख निकाल के किसी को जी, डोनेट कर दिया जी, जाएगा। जी। तो एक तो ये है। हाँ, दूसरा ये है कि हमारी दोनों आंख एक ही इंसान को हो सकती है, जी, या दोनों आंख अलग अलग इंसान को हो सकती है? जी। तो ये क्या है पूरा, इसके बारे में बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं खुद ही एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ और ये काम मैं करती हूँ। तो ये जो आई डोनेशन है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम आपकी आँख की जो आगे वाली पुतली है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, सिर्फ वो पार्ट यूज करते हैं। पूरी आंख नहीं बदलती। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि आंख से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, नस सूखी हुई है, आप पूरी आंख बदल दो, तो वो नहीं होता है। हम जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें सिर्फ आगे वाली पुतली बदलते हैं। अगर आपकी आगे वाली पुतली डैमेज्ड है, उसमें स्वेलिंग है, या उसमें सफेदी आ गई है, तो हम आगे वाली पुतली को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। तो सिर्फ आगे वाली पुतली ट्रांसप्लांट होती है, पहली बात। दूसरा, ये 2 तरह से होता है आई डोनेशन। एक है कि आप जब जीवित हैं, आपने एक प्लेज फॉर्म भरा कि मुझे अपनी पुतली डोनेट करनी है। आप अपने रिलेटिव्स को ये बात बताइए, तो आपके जाने के बाद वो आपकी आई डोनेशन करवाएंगे। दूसरा है कि आपने किसी ने अपने पूरे लाइफ टाइम में ये फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आपको रिलेटिव्स को आपकी आई डोनेट करनी है, तो वो डायरेक्टली जो यूनिवर्सल नंबर है कॉल करके और आई डोनेशन कर सकते हैं। तो ये आई डोनेशन एक तो पहले हमेशा आपके किसी के भी जाने के बाद ही होता है, हम तभी निकालते हैं। और ये बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि आपकी जो कॉर्निया हम यूज कर रहे हैं, हम रिलेटिव्स को ये बात नहीं बताते हैं कि हम किस पेशेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और पेशेंट को भी ये बात नहीं बताते हैं कि आपकी ये कॉर्निया कहाँ से किस एग्जैक्टली
क्या एड्रेस किस आदमी से आई है, क्योंकि वी डू नॉट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट। हम कोई भी इमोशनल किसी तरह से कोई रिएक्शन या कोई भी ये इस तरह के इश्यूज हम नहीं चाहते हैं कि किसी को अटैचमेंट फील हो या कोई इश्यूज आए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब अनोनिमस रहती है, पूरी तरह से कवर्ड रहती है। ये आई बैंक्स हैं जो सब चीज़ प्रोसेस करते हैं, सारा डेटा उनके पास रहता है और फिर वो हमें कॉर्निया देते हैं। तो ये पूरा उसका एक प्रोसेस है, स्टेरिलिटी मेंटेन होती है, सब ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हम ले रहे हैं ये कॉर्निया, कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, क्या था कॉज ऑफ डेथ, कितना टाइम हो गया, उसके सब क्राइटेरियाज बहुत अच्छे तरह ब्यूटिफुली सेफ रहे, ताकि जो जिसको हम लगा रहे हैं उसके लिए बनाए हुए हैं। ओके, तो मैम एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा आई डोनेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्या जिसकी आंखें पहले से खराब है, नंबर मतलब अगर उनका नंबर कम है, ज़्यादा है, आई में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी डोनेट कर सकते हैं? और मेल और फीमेल का क्या रोल है कि आदमी का औरत में लग सकता है, औरत का आदमी में लग सकता है, इसको भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, तो आई सब लोग डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपको पीछे के पर्दे की प्रॉब्लम है, आपका चश्मे का नंबर है, ये सारा कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी आई डोनेट कर सकते हैं और जितना आई डोनेशन बढ़ता है उतना पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। और मेल और फीमेल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब लोग आईज़ डोनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि और कुछ वेरी रेयर केसेस जिसमें हम नहीं यूज़ कर पाते हैं या हमें लगता है कि ये सेफ नहीं है पेशेंट के लिए यूज़ करना, तो वो हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वेस्ट नहीं जाता है जिसका भी डोनेशन है, अल्टीमेटली वो किसी ना किसी के काम आता ही आता है। और पीछे के पर्दे की दिक्कत वालों को, ग्लोकोमा वालों को, इन ये सब लोग आई डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आगे की पुतली यूज़ कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो आई थिंक आई डोनेशन का जो प्रोसेस था उसको आपने काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। लोगों के मन में जो सवाल होंगे कि आई डोनेशन से रिलेटेड, वो आई थिंक सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने आई केयर, आई चेकअप्स, कितनी सारी बीमारियाँ या फिर बहुत सारे एलर्जीज़ के बारे में भी बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बताया भी, हमने बात भी की और आपने कुछ टिप्स भी दिए लोगों को कि कैसे अपनी आँखों की सेहत का हम ख़्याल रख सकते हैं। और आपने अपनी इतनी सुंदर आँखें उसके बारे में भी बताया कि आप उसकी कैसे केयर करती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पॉडकास्ट में आप आई, इतने अच्छे से आपने हर चीज़ पर बात की, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस। ऐसे और भी नए-नए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर पॉडकास्ट हम आपके लिए हमारे एनबीटी लाइव के पॉडकास्ट सेशंस में लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।